Hello, good morning students. This is your third class of SST class 7. I hope all of you purchased your books. This is very important to have your books. प्लीज़ आप अपनी सारी बुक्स स्कूल से ले लीजिए. आपका सिलेबस स्टार्ट है, पढ़ाई भी स्टार्ट है. नाउ हमने 2 क्लास में चैप्टर 1 पढ़ा था, उसका कुछ टॉपिक अभी भी रह गया था. आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इमर्जेंस ऑफ एन एम्पायर. एम्पायर कैसे कैसे बढ़ा. मेडिवल पीरियड के स्टार्टिंग में ना इंडिया में जो भी स्टेट्स थे वो छोटे छोटे राज्यों में किंगडम्स में बट गए थे. बहुत सारे राजपूत रूलर्स थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्र राज्य स्थापित कर ली थी. वे एक दूसरे से लड़कर अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाते थे, दूसरों से लड़के उनके राज्य को जीतकर अपने राज्य बनाते थे. और ये स्थिति सल्तनत पीरियड तक भी चलती रही, दिल्ली सल्तनत पीरियड तक. मुगल किंगडम के खोज के बाद भी इंडिया पॉलिटिकल का सिस्टम जो था वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया, वो सेंट्रलाइज्ड हो गया. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर. उसके बाद बहुत सारे इंडिया के ऐसे पार्ट्स थे जो मुगल एम्पायर के कंट्रोल में आ गए थे. In the South India also, this period saw emergence of powerful Chola kings who subjected a large area of peninsula and devised their own system of rule and agriculture practice. साउथ इंडिया में भी चोला के जो राजा थे उन्होंने भी सेम यही चीज़ किया. उन्होंने अपने एरिया को बढ़ा लिया, पेनिनसुलर एरिया में वो ज़्यादा शासन करते थे और अपने शासन को और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को वो बढ़ाने लगे. वे लोग पॉलिटिकली तो पावरफुल थे ही, साथ में फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. उनका पॉलिटिकल पावर तो स्ट्रॉन्ग था ही, साथ में उनका फाइनेंशियल पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. सबसे बड़ा सोर्स था मर्चेंट. जो बाहर के लोग उनसे आकर बिजनेस करते थे वो उनका एक अच्छा सोर्स था, जो कि साउथ ईस्ट एशिया से और चाइना से हमारे कंट्री में बिजनेस करने के लिए आते थे. इट वॉज लार्जली बिकॉज ऑफ द ह्यूज रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ Chola rulers that many beautiful temples were built during the early medieval period. ये बहुत ज़्यादा ही एक अच्छा सोर्स था हमारे इंडिया में बिजनेस करने के लिए, क्योंकि चोला किंगडम्स में जो राजा लोग थे, किंग्स थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिरें बनवाई थी हमारे इंडिया में मेडिवल पीरियड में. The process of centralization and regionalization were not mutually exclusive, both influenced one another. उनका सेंट्रलाइजेशन और रीजनलाइजेशन का जो प्रोसेस था उन्होंने उसको एक जगह नहीं रखा, एक जगह से दूसरी जगह भी, एक लोग से दूसरे लोगों तक पहुंचाना भी शुरू किया. On the one hand, the Mughal Empire had to take into account the regional elites to govern huge and characteristically divergent territories. On the other hand, long years of Mughal rule has also influenced the character of these regions. This is visible in the manifestation of many distinct and shared tradition in governance, economy, revenue generation, machinery and structure, architecture, paintings and language. The regions imbibed many of the features of the long existing Mughal Empire. दूसरी तरफ मुगल एम्पायर जो थे वो अपने राज्य को बहुत ही ज़्यादा विकसित भी कर रहे थे, डेवलप भी कर रहे थे और उनके बारे में लोगों तक पहुंचा भी रहे थे कि वो उनका शासन कैसा है. वो अपने रीजनल धार्मिक जो उनका काम था उसे भी एक जगह से दूसरी जगह लोगों तक पहुंचा रहे थे. दूसरी तरफ फिर मुगल शासन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे रूल हैज़ also influenced the character of these regions. This is visible in manifestations of many distinct and shared tradition in governance. मुगल शासन का, मुगल रूलर्स का जो शासन था वो हर एक ग्रुप में देखा गया कि वो लोग कैसे काम कर रहे थे हमारे इंडिया में, चाहे वो गवर्नेंस में हो, इकोनॉमी में हो या मशीनरी में हो, स्ट्रक्चर हो, आर्किटेक्चर हो, पेंटिंग्स हो या लैंग्वेज हो या टैक्स कलेक्शन हो. बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुगल एम्पायर ने हमारे इंडिया में आकर चेंज की थी. The regions imbibed many of features of the long existing Mughal Empire. हमारा जो रीजन है वो मुगल एम्पायर का बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा उसको हम बोलेंगे पहचान है कि मुगल एम्पायर यहाँ किस तरह से शासन करती थी. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें हमारे इंडिया से ही मिलेगा, वो भी मेडिवल पीरियड में. मुगल एम्पायर, मुगल शासन जो है हमारे इंडिया में बहुत लंबे समय तक चला था, सिर्फ उसकी पॉलिटिकल पावर्स की वजह से. Now the next topic is changes in religious trends. हमारे धार्मिक
चीज़ों में क्या क्या बदलाव आई थी। मेडिवल पीरियड जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण विटनेस, मतलब एक बहुत ही अच्छा गवाह है कि हमारा जो रिलीजियस धार्मिक क्षेत्र था वो बहुत ही डेवलप कर रहा था। बहुत सारी महत्वपूर्ण जो बदलाव थे वो हुए। हिंदुज़्म जो था वो बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे बढ़ रहा था, बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए जा रहे थे राजा के द्वारा, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। ब्राह्मण को पूजा के लिए रखा जा रहा था कि मंदिर में पुजारी होंगे तो सिर्फ ब्राह्मण होंगे। तो ये सब हिंदुइज्म को लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। ब्राह्मण्स को ज़्यादा ही सम्मान मिलता था क्योंकि वो संस्कृत लैंग्वेज को जानते थे। और मेडिवल पीरियड में और एंशियंट पीरियड में, मेडिवल से पहले एंशियंट पीरियड था, उस समय संस्कृत हमारा मेन लैंग्वेज था। तो ब्राह्मण जो थे वो संस्कृत को जानते थे, इसलिए उन्हें सम्मान भी दिया जाता था। जिन लोगों के पास ज्ञान की कमी होती थी वो भी ब्राह्मण के पास जाते थे, उनसे शिक्षा लेते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से ब्राह्मण को बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिलता था हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे धर्म का क्षेत्र हो। ब्राह्मणों में भी एक राजा होता था, सारे ब्राह्मणों का राजा, जो बाकी ब्राह्मणों को धर्म के बारे में, भगवान के बारे में शिक्षा देता था और उन्हें यह बताता था कि मोक्ष कैसे प्राप्त की जा सकती है। जब ये हो रहा था उसी समय एक और रिलीजन, एक और धर्म भी हमारे इंडिया में उत्पन्न हो रहा था, जिसे क्या नाम दिया गया? इस्लाम। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट अबाउट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th century। जो मर्चेंट्स या माइग्रेंट्स थे, जो बाहर के प्रवासी थे या जो व्यापारी लोग आते थे हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए, वे कुरान के द्वारा इस धर्म को लोगों तक पहुँचा रहे थे। एंड वो भी कब? 7th century में। एंड लेटर विद द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत इस्लाम बिकम पॉपुलर इन इंडिया। और धीरे धीरे जब दिल्ली सल्तनत हमारे इंडिया में आई तो इससे इस्लाम जो है वो पूरी तरह से हमारे इंडिया में फैल चुका था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जो भी राजा थे वो मुस्लिम ही थे। Apart from the Islam, another tradition that came from West Asia was the Sufi tradition। इस्लाम के बाद एक और धर्म आया हमारे वेस्ट एशिया में, जिसे क्या नाम दिया गया? सूफी। The great changes in the religious tradition during the period was the emergence and popularity of Bhakti and Sufi saints who took up the cause of socio-religious reforms and preached the gospel of equality to all mankind. They talked about universal brotherhood in local dialects and regional languages which could be easily understood by the common people। धीरे धीरे उस समय धार्मिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होते जा रही थी लोगों के लिए। भक्ति लोगों के अंदर जग रहा था। सूफी संत जो थे वो एक जगह से दूसरे जगह समाज में धर्म को फैला रहे थे, उसकी बातें कर रहे थे ताकि लोग एक दूसरे से भाईचारा सीख सकें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो उस समय हमारे मेडिवल पीरियड में हमारे पास आई। तो जो सूफी संत थे या भक्ति जो लोगों के अंदर जगाई जा रही थी, इसकी मदद से लोग अपने आसपास के रह रहे लोगों के प्रति अच्छाई महसूस करते थे, ना कि बुराई। और लोग सूफी सेंस की बातों को समझते भी थे क्योंकि वो उनके कॉमन लैंग्वेज में बात करते थे। इन द forthcoming chapters we shall study about these developments in greater details। अब इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उस पर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आपको आंसर भी जल्द मिलेगा। थैंक यू।